रवि और प्रभा जैसे ही घर लौटकर आए तो देखा रमेश जी और लक्ष्मी जी आज दोनों बड़े ठाठ से अपने घर में बैठे थे। साथ ही उनके कुछ दोस्त भी थे जो अपने पुराने किस्सों को याद करके ठहाका लगाकर हंस रहे थे। उनको अचानक घर में देखकर रवि और प्रभा का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और रवि सीधा रमेश जी का कॉलर पकड़कर बोला, बुढ़े तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? हमने तो सोचा था इतना जलील करके घर से निकाला है तो अब तक मर मरा गए होंगे दोनों। प्रभा भी आंखें दिखाई और बोली, बुढ़िया लगता है सब भूल गई है। प्रभा की माँ भी हंसते हुए बोली, बेटा लगता है मुझे तो समदन जी को वो खुराक दोबारा देनी होगी। चल आजा बुढ़िया, बहुत दिन हो गए तुझे मेरी सेवा किए हुए। इतना सुनते ही आज लक्ष्मी जी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई और तड़ातड़ दो तमाचे प्रभा की माँ के गाल पर जड़ दिए। हमेशा एक लाचार बेबस की तरह सब कुछ चुपचाप सहने वाली लक्ष्मी जी का ये साहस देखकर आज सबके पैरों तले जमीन सरक गई। रवि बोला, बुड्ढे तुम दोनों की इतनी हिम्मत की? जैसे ही उसने रमेश जी पर हाथ उठाना चाहा कि मनोज ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। खबरदार जो मेरे बाबूजी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो। तीनों जने मनोज को आश्चर्य भरी नजरों से देख रहे थे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो आदमी रमेश जी और लक्ष्मी जी को बाबूजी क्यों बोल रहा था। ए मिस्टर, कौन हो तुम? प्रभा उंगली दिखाते हुए बोली तो मनोज बोला, मैडम जरा सब्र कीजिए, मेरा परिचय तो बाद में जानना, पहले इन लोगों से तो मिल लीजिए। वो लोग कब से आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। मनोज ने जैसे ही दरवाजे की तरफ इशारा किया तीनों लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें ये दृश्य भी देखना पड़ेगा। मनोज ने रमेश जी और लक्ष्मी जी के हाथों को कसकर पकड़ लिया और एक इशारा किया। लक्ष्मी जी उस दिन को याद करने लगी जब मनोज नाम का फरिश्ता उनकी जिंदगी में आया था। सिग्नल पर आज गाड़ियों की काफी भीड़ थी। तभी मनोज के कार की खिड़की पर किसी एक बुढ़िया ने खटखटाया तो मनोज ने खिड़की का शीशा नीचे किया तो वो बुढ़िया बोली, बेटा ये पेन ले लो, तुम्हारे बच्चों के काम आएंगे। सिर्फ 20 रुपए के पेन है, ले लो बेटा, सुबह से कोई बोनी नहीं हुई है। मेरे पति और मैं कल से बहुत भूखे हैं, आप ये पेन ले लोगे तो आपका बहुत एहसान होगा। मनोज की नज़र जैसे ही उस बुढ़िया पर पड़ी तो उसके पैरों तले जमीन खसक गई। उसने देखते ही उस बुढ़िया को पहचान लिया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले क्योंकि कभी ये उसके पड़ोसी हुआ करते थे। लेकिन मनोज अपने पिता के निधन के बाद अपनी माँ को लेकर विदेश चला गया था। आज वो कई सालों बाद अपने शहर लौटा था और ये उसकी लक्ष्मी काकी है जिनके हाथों की उसे खीर पूरी काफी पसंद थी। पर लक्ष्मी काकी की ऐसी हालत, मनोज ने अपनी कार सड़क के किनारे कर बस उस बुढ़िया से बोला, काकी आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं मनोज, आपका मन्नू। मन्नू, हमारा मन्नू, तू कहाँ चला गया था और कितना बदल गया है तू। इतना कहकर लक्ष्मी जी रोने लग जाती हैं तो मनोज ने लक्ष्मी जी को गले से लगा लिया। काकी आपकी हालत ऐसी कैसे हो गई और रमेश काका वो कहाँ हैं? मनोज ने पूछा। लक्ष्मी जी अपनी उंगली से इशारा कर मनोज को एक और देखने को कहती हैं। मनोज ने देखा तो एक बुजुर्ग भरी दोपहरी में अपने कंधे पर एक भारी थैला लटकाए बच्चों के खिलौने बेच रहा था। गर्मी और धूप से परेशान वो बूढ़ा आदमी राह चलते हर आदमी को खिलौने दिखा रहा था और हर आते जाते से खिलौने खरीदने के लिए विनती कर रहा था। वो बार बार एक फटे गमछे से अपना पसीना पोंछ रहा था। ये सब देखकर मनोज की आंखें भर आई। मनोज सोचने लगा, क्या ये वही लोग हैं जो कभी बड़े खुशमिजाज और नेक दिल इंसान के रूप में पूरे मोहल्ले में चर्चित थे। उनके द्वार से
कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा था, तो फिर आज इनकी ऐसी दशा क्यों? मोहल्ले में किसी को उनकी कोई खबर नहीं क्या? मनोज ने लक्ष्मी जी के आंसू पूछे और उनसे बोला, काकी आप यहीं रुको, मैं काका को लेकर आता हूँ। मनोज जैसे ही उस बूढ़े आदमी के पास गया तो अपने दोनों हाथों को आगे फैलाकर बोला, बाबा क्या आप इस बच्चे को खिलौने नहीं देंगे? उस बूढ़े आदमी ने जैसे ही मनोज की तरफ देखा, उनकी आंखें भर आई। मनोज ने उन्हें अपनी बाहों में समेट लिया और दोनों ऐसे गले लगकर रोए जैसे सगे ही बाप बेटे हों। उस बूढ़े आदमी का पूरा बदन बुखार से इतना तप रहा था कि बर्दाश्त करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी मजबूरी के कारण वो इतनी चिलचिलाती धूप में खिलौने बेच रहे थे। उन्हें ऐसे देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। उसके बाद मनोज रमेश जी और लक्ष्मी जी को अपनी कार में बिठाकर अपने घर ले आता है, जहां मनोज की मां सावित्री जी भी इनकी दशा देखकर हैरान हो जाती है। लक्ष्मी जी सावित्री जी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। बहन जी ये सब कैसे हुआ? आप लोगों की ये हालत कैसे हुई? मनोज बोला, माँ ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। काका को बहुत तेज बुखार है और काका काकी आप लोग काफ़ी थक गए होंगे, पहले हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए, फिर आराम कर लीजिएगा। जब काका को आराम हो जाएगा तो शाम को इत्मीनान से सारी बातें करेंगे। मनोज ने कहा, हाँ बेटा तो जल्दी से तू डॉक्टर को बुला ले, मैं इनके लिए खाना अभी लगाती हूँ। सावित्री जी ने कहा और जल्दी से खाना लगाकर लेकर आई। खाने को देखकर लक्ष्मी जी और रमेश जी की आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। ये देखकर मनोज कहता है, काका काकी खाते समय बात करना, हंसना या रोना नहीं चाहिए, यही सिखाते थे ना आप मुझे बचपन में भी, फिर आज आप लोग कैसे भूल गए? चलिए आंसू पूछिए। मनोज ने अपने हाथों से दोनों के आंसू पूछे और दोनों को अपने हाथों से ही खिलाने लगा, लेकिन मनोज का इतना प्यार और अपनापन देखकर उनके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बेटा हमारी दी हुई सीख तुझे अभी भी याद है, और तेरे साथ साथ जिसे सिखाया उसने तो हमें ऐसा सदमा दिया कि चाहकर भी उसे हम भूल नहीं पाएंगे। बुढ़ापा एक श्राप है बेटा, और खासकर जिनकी औलाद मेरे औलाद जैसी हो। लक्ष्मी काकी ने रोते हुए कहा, सावित्री बहन इस उम्र में आपका बेटा आपके साथ है, इससे बड़ी उपलब्धि इस जन्म में एक माँ के लिए कोई और हो ही नहीं सकती। रमेश जी ने बड़ा गर्व करते हुए कहा, पता नहीं हमने तो हमेशा रवि को अच्छी ही सीख दी थी, पर कुछ कमी तो रह गई होगी जो आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। लक्ष्मी जी नम आंखों से बोली। उनकी दशा देखकर लक्ष्मी जी की भी आंखें नम हो गईं और वो बोली, मनोज के पापा के गुजर जाने के बाद आसान नहीं था मेरे लिए कुछ भी, पर उस वक्त आप लोगों ने जो मुझे हौसला दिया, शायद उसकी वजह से ही मुझ में दोबारा खड़े होने की हिम्मत आई। रमेश भाई ने मनोज की सारी पढ़ाई का खर्चा उठाया और लक्ष्मी जी आपने हमेशा मेरे घर खर्च का ख्याल रखा, इसलिए आज मनोज आप लोगों की वजह से ही इस मुकाम तक पहुंचा है। आपका ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। पर उसके बाद हम यहाँ से चले गए और यहाँ से सारा संपर्क ही टूट गया। मनु ने वहाँ से कई बार रवि को फोन भी किया, पर उसने कभी आप लोगों का जिक्र ही नहीं किया, और फिर धीरे धीरे उसने हमारा फोन उठाना भी बंद कर दिया और हमारे आप लोगों से तार टूटते चले गए। पर ये सब कैसे हुआ? सावित्री जी ने आश्चर्य से पूछा। क्या कहें सावित्री बहन, अक्सर अखबार में खबरों में देखा था और पढ़ा था कि बुजुर्ग माता पिता को बच्चों ने वृद्ध आश्रम छोड़ दिया या सड़क पर छोड़ दिया, पर अपनी परवरिश पर भरोसा था कि हमारा रवि ऐसा कभी नहीं कर सकता।
पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लक्ष्मी जी ने रोते हुए कहा, लक्ष्मी बहन, ऐसा भी क्या हो गया जो रवि ने आप लोगों के साथ ऐसा किया? पहले तो वो जान छिड़कता था आप पर। अरे आप जब मन्नू को अपने हाथों से खीर पूरी खिलाती थी, कितना जलता था वो। फिर अभी इतना बदलाव कैसे? सावित्री जी ने कहा, दरअसल तब तो उसका परिवार उसके माँ बाप ही थे और अब उसकी पत्नी और उसके घर वाले ही उसका परिवार हैं। वो लड़की पता नहीं किस खानदान से है। एक रोज रवि हमारे दरवाजे पर प्रभा के साथ शादी करके अचानक खड़ा हो गया। एक माँ बाप के जो सपने होते हैं औलाद की शादी के लिए, वो सब टूटकर एक झटके में चकनाचूर हो गए थे। पर बेटे की खुशी के आगे हमें चुप रहने में ही भलाई समझी। प्रभा के आने से पूरे घर का माहौल ही बदल गया। अब तो बेटे ने माँ बाप से बोलना तो दूर, उनकी तरफ देखना तक छोड़ दिया था। हमने सोचा नई नई शादी है, बाद में सब ठीक हो जाएगा, इसलिए हम भी सब कुछ सहकर चुपचाप रह जाते। पर हमें क्या पता था, ये हमारी चुप्पी हमारे दुखों की शुरुआत थी। रवि के काम पर जाते ही प्रभा से मिलने ना जाने कितने ही लोग घर पर आते थे। अगर हम प्रभा से कुछ कहते तो उन लोगों के सामने ही हमारा अपमान कर देती। हमें इतना तो समझ आ गया था कि प्रभा एक अच्छी लड़की नहीं थी। वो रोज घर पर नए नए दोस्तों को बुलाती और उनके साथ पूरा दिन मौज मस्ती करती और रवि के कमाए पैसों को ताश के पत्तों की तरह उड़ा देती। पर रवि को इस बात का यकीन हम ना दिला सकते। रमेश जी ने कहा, रवि को यकीन दिलाने के लिए हमने उसे कई बार छुपकर बात भी करनी चाहिए, पर हर बार हम नाकाम रहे। एक दिन प्रभा घर पर नहीं थी और रवि अचानक घर पर आ गया, तो हमने सोचा यही अच्छा मौका है रवि को प्रभा के बारे में बताने का। पर हम तो हैरान ही हो गए जब हमने रवि की प्रतिक्रिया देखी प्रभा के बारे में। तो वो सारी बातें सुनकर भी वो कहता है, पापा एक शहरी पढ़ी लिखी लड़की है वो, उसके लड़कियों से ज्यादा लड़के दोस्त हैं, तो आते होंगे वही दोस्त। इसमें मेरे कान में जहर खोलने की जरूरत नहीं है। मेरा पैसा है, मेरी बीवी है, वो खर्च कर रही है, तो इसमें आप लोगों को क्यों इतनी तकलीफ होती है? मैं जानता हूँ आप लोगों को प्रभा पहले से ही पसंद नहीं, तो ये सब कहानी रचे जा रहे हैं ताकि उसके और मेरे बीच में दूरियां आ जाएं। चुपचाप घर में कान बंद करके पड़े रहिए, वरना एक दिन सड़क पर मरने के लिए छोड़ दूंगा। बेटे की ये सब बातें सुनकर लक्ष्मी जी की आंखें भर आई थी। कभी नहीं सोचा था कि जिस बेटे को इतने लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, वो बेटा पत्नी के लिए अपने माँ बाप को ऐसे तपाक से जवाब दे देगा। इसकी तो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन बेटे के उस जवाब से हमें अब समझ आ गया था कि अब हमारा बेटा किसी और ही रास्ते पर चला गया है और हमने आंखों पर पट्टी और मुंह में दही जमाने का इरादा बना लिया। ये सब तो कुछ भी नहीं मन्नू बेटा, पता नहीं ऐसी घटनाएं घटी हैं हमारे साथ जिसे बता पाना बड़ा मुश्किल है। लक्ष्मी काकी ने जैसे ये कहना शुरू किया, रमेश काका ने उन्हें चुप हो जाने का इशारा किया, तो मनोज भी देख लेता है। क्या हुआ काका, ऐसी कौन सी बात है जो आप काकी को चुप रहने के लिए बोल रहे हैं? मनोज ने पूछा। छोड़ो बेटा, क्यों हमारी कहानी सुनकर दुखी होना चाहते हो? हमारे साथ जो होना था वो हो चुका। अब हमारी बाकी की जिंदगी उस झुग्गी में ही बीतने वाली है। भगवान का शुक्र है जो हमारे गुजारे के लिए काम तो मिल गया। अब हमें रवि और प्रभा से कोई मतलब नहीं है। रमेश जी ने नम आंखों से कहा, तो सावित्री जी बोली, रमेश भाई साहब, क्या मन्नू आपका बेटा नहीं है? एक बार उस पर भरोसा करके तो देखिए। क्या आप इसे अपना बेटा नहीं मानते? अपने इस बेटे से अपना दुख भी साझा नहीं कर सकते आप? वादा करती हूँ आपकी समस्या का हल जरूर निकलेगा। सावित्री जी ने लक्ष्मी जी के हाथों को थामते हुए कहा।
माँ, पहले ही वादा करके मेरा सरप्राइज खराब कर दिया ना आपने, मनोज ने कहा। मन्नू बेटा, ये कैसी पहेलियों में बातें कर रहे हो, जरा हमें भी तो बताओ, लक्ष्मी जी ने कहा। काकी, अगर आप चाहती हैं कि मैं अपनी पहेली आपको बताऊं, तो आपको भी अपनी पूरी कहानी मुझे बतानी पड़ेगी। एक वादा मेरी माँ ने किया और दूसरा मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। आप लोग जल्द ही अपने घर में वापस होंगे, मनोज ने कहा। बेटा, हम अपनी आप बीती इसलिए बताना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि हमें कहते हुए शर्म आती है। हमें धूप में खड़े होकर खिलौने या पेन बेचना मंजूर है या फिर झुग्गी में ही रहने में कोई दिक्कत नहीं है हमें, पर जो जो घटनाएं उस घर में हमारे साथ घटी, मेरे बेटे बहू ने जो हमारे साथ किया, वो शायद ही कोई माता पिता देखना चाहेगा। कहते कहते रमेश जी भावुक हो गए और अतीत की तरफ खोए चले गए। एक शाम में लक्ष्मी जी पाठ कर रही थी और तुम्हारे काका मेरे ही बगल में बैठे पाठ सुन रहे थे कि तभी हमारा ध्यान एक शोर से भंग हुआ। देखा तो प्रभा किसी 4 आदमी के साथ हंसते हंसते अपने नशे में घर के अंदर आ रही थी। कपड़े तो उसने ऐसे पहन रखे थे कि शायद ही कोई भली लड़की पहनती। उसकी ये आवारगी मोहल्ले में सभी देख रहे थे। ऊपर से शराब के नशे में टल थी। हमें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। फिर तुम्हारे काका से ये सब बर्दाश्त न हुआ। उन्होंने उन आदमियों को दरवाजे पर ही रोक दिया और प्रभा से बोले, बहू, ये सब क्या है? तुम एक शरीफ खानदान की बहू हो, तुम्हें ये सब शोभा देता है क्या? सब लोग हमारे घर का तमाशा बना रहे हैं। इस पर प्रभा ने एक जोर का तमाचा तुम्हारे काका के ऊपर जड़ दिया और उन पर बेशर्मों की तरह हंसने लगे। मोहल्ले के आगे अपने गाल पर पड़ा तमाचा रमेश जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनकी आंखें शर्म से झुकी जा रही थी, तो मैं भागकर उन्हें संभालने गई। तभी प्रभा कहती है, बुढ़े, अपनी औकात में रह। जब तेरे बेटे को इन सब से कोई दिक्कत नहीं है तो तू फिर कौन होता है बीच में बोलने वाला? फिर मैं बोली, भले ही मेरे बेटे को कोई दिक्कत ना हो, पर हमें है, हमारे रहते ये सब यहाँ नहीं चलेगा। अच्छा, तो ऐसी बात है, ये कहकर प्रभा ने अपने मुस्टंडों से कहा, सुना तुम लोगों ने, तुम्हारे रहते हुए तुम लोग इस घर में नहीं आ सकते, तो इस पर तुम लोग कुछ नहीं करोगे क्या? जरा इन्हें अपनी पहचान तो दो। प्रभा के इस बात पर उसके मुस्टंडों ने अपने जेब से हथियार निकालकर हमारे आगे तान दिए। हथियारों को देखकर हमारे तो होश ही उड़ गए। हमारे तो होठ बिल्कुल ही सिल गए थे और समझ गए थे कि अब हम एक बड़ी मुसीबत में हैं। रवि तो जैसे अनजान था हमसे। वो घर में आता जाता, प्रभा से हंसता बोलता, पर हमसे वो ऐसे पेश आता जैसे हम कोई नौकर हो उस घर के। खैर, हमें भी परिस्थितियों से समझौता करने की कोशिश करने लगे थे। अब हम उस घर में एक नौकर मात्र थे। जब भी कोई आता, प्रभा बस कह देती, ये करो, और हमें वो करना पड़ता। एक रोज प्रभा के घर वाले आए। यही कोई दोपहर के 2 बज रहे होंगे। उससे थोड़ी देर पहले ही मैं खाना बनाकर सबको खिलाकर सारा काम समेटकर लेटी थी। तभी प्रभा हमारे कमरे में आई और तेरे काका को बोली, बाजार से पनीर ले आना और तब तक मैं उनके लिए खाने की तैयारी करूं। बाहर इतनी तेज धूप। मैंने कहा, बहू, अभी अभी तो सारा काम खत्म किया है मैंने। जब तुम्हें पता ही था तुम्हारे घर वाले आ रहे हैं तो मुझे पहले ही कह देती, मैं थोड़ा ज़्यादा खाना बना देती। अभी बाहर इतनी धूप है, ये कैसे जाएंगे? जरा इनकी उम्र तो देखो। आज सुबह भी धूप में घूम घूम कर सब्जियां लेकर आए थे, तो उन्हीं में से कुछ बना देती हूँ। कल पनीर बना दूंगी। तो इस पर प्रभा ने मुझे एक चाटा लगा दिया और कहा, बुढ़िया, तुम लोग इस घर के नौकर हो और नौकरों की जुबान नहीं होती। तुम्हें जब जो कहे जाएगा वो करना पड़ेगा। ये दोपहर आराम तुम लोगों के लिए नहीं है।
समझे तुम? चलो अब जो कहा है वही करो, वरना जो मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो तुम लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए तुम्हारे काका चुपचाप पनीर भरी दोपहरी में लेने चले गए। और बुढ़िया तू जाकर खाना बनाने की तैयारी कर। तुम्हारे काका जैसे ही पनीर लेकर लौटते हैं, वो पसीने से तरबतर सोफे पर बैठे ही थे कि प्रभा का भाई आकर कहता है, दीदी मेरी सिगरेट खत्म हो गई है, मैं जाकर लेकर आता हूँ। तो प्रभा बोली, अरे तू रुक, इतनी धूप में तुझे बाहर जाने की क्या जरूरत है? ये बुढ़ा है ना, ये किस काम आएगा? ओ बुढ़े सुन, क्या कर रहा है यहाँ बैठे बैठे? जा मेरे भाई के लिए सिगरेट लेकर आ। पर बहू, मैं तो अभी बाजार से पनीर लेकर आया हूँ, वो पिंटू की दुकान पर नहीं मिला पनीर तो मुझे बाजार जाना पड़ा। मैं बहुत थक गया हूँ। रमेश जी ने कहा, थक गया है बुढ़े, खाता तो इतना है पर काम के समय तेरे हाथ पैर काम नहीं करते। चल जा, वरना याद है ना? प्रभा ने आंखें दिखाकर कहा। बेचारे रमेश जी थोड़ा सस्ता भी नहीं पाए थे, उन्हें वापस हांफते हुए उठकर जाना पड़ा। ये देखकर लक्ष्मी जी भी बड़ी दुखी मन से रसोई में चली गईं। अपने पति की बेबसी पर उनकी आंखें भर आईं। थोड़ी देर बाद रसोई में प्रभा की माँ आई और उसने जाकर लक्ष्मी जी से पूछा, कढ़ी बना रही है ना समधन जी? मुझे बहुत पसंद है। हाँ, उसी के लिए पकोड़े तल रही हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, अच्छा जरा चखाना तो पकोड़े कैसे बनाए हैं? प्रभा की माँ ने कहा। तो इस पर लक्ष्मी एक प्लेट में पकोड़े रखकर प्रभा की माँ को दे देती है। फिर उसने वो किया कि कोई भी सुनिया देखकर चौंक जाएगा। उसने उस गर्म पकोड़ों को लक्ष्मी जी की हथेली पर रखकर मसल दिया, जिसकी गर्माहट से लक्ष्मी जी का हाथ जलने लगा और वो चीखने लगी। लक्ष्मी जी हैरान होकर उन्हें देख रही थी और सोचने लगी, ये सभी लोग एक जैसे ही हैं, जैसी बेटी वैसा उसका परिवार। पता नहीं मेरा रवि इनकी चुंगल में कैसे फंस गया। प्रभा के परिवार का अचानक से वहाँ एक खास मकसद से आना था। एक दिन रमेश जी और लक्ष्मी जी बातें कर रहे थे कि ये हमारे परिवार में कैसे लोगों का प्रवेश हो गया है। मुझे तो इससे हमेशा ही डर लगता है। हमें इनसे छुटकारा पाना होगा, चाहे रवि को भी यहाँ से भेजना पड़े, वरना ना जाने ये कब क्या कर दें। लक्ष्मी जी ने कहा, हाँ मैंने भी यही सोचा है लक्ष्मी, और इसलिए कल रवि से कहूँगा कि अपना ये साम्राज्य लेकर चला जाए मेरे घर से। अब तुझसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। पहले बेटे का मोह कर रहा था, पर उसके मोह में हम घुट घुट कर यूँ गुलामी नहीं करेंगे। रमेश जी ने उस दिन गुस्से में कहा। तभी उनके कमरे में प्रभा और उसका परिवार और रवि अंदर आ जाते हैं। हमें क्या निकालोगे? निकलोगे तो तुम दोनों यहाँ से। इस कागज पर अपने दस्तखत करो और निकलो यहाँ से, रवि ने कहा। और ज्यादा नखरे किया तो याद है ना, मेरे आदमी बाहर खड़े हैं। प्रभा ने लक्ष्मी जी की पीछे से चोटी पकड़कर कहा, बुढ़िया जान है तो जहान है, इसलिए उनके डर से बेटा हमने दस्तखत कर दिए और उन्होंने हमें वहां से निकाल दिया, अपने ही घर से। मोहल्ले में सभी ने ये देखा। हमारी हालत पर सभी की आंखें नम थी। हम दोनों कुछ दिन तो भटकते रहे और फिर एक भले आदमी ने हम पर तरस खाकर हमें रहने के लिए एक झोपड़ी और एक पेन और खिलौने बेचने का काम दिया, पर वो भी हमारी मेहनत का हमें आधा भी नहीं देता। हम तो बस किसी तरह जी रहे हैं मन्नू बेटा। लक्ष्मी जी ने रोते हुए कहा, आप दोनों को जितना सहना था सह चुके काकी। अब मैं आप लोगों का घर, इज्जत और सुकून सब वापस दिलवाऊंगा काकी। अब आप लोग और नहीं रोएंगे। मनोज ने रमेश जी और लक्ष्मी जी के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, पर यह सब कैसे होगा बेटा? रमेश जी ने पूछा। आप लोगों का मन्नू अब एक जाना माना क्रिमिनल लॉयर है। ऐसे केसेस तो ना जाने मैंने कितने लड़े हैं, पर आज सच में मेरा ये पैसा मेरे किसी खास के काम आएगा।
मैंने कहा था ना काकी, आप लोग अपनी कहानी बताइए, बाद में मैं अपने बारे में बताऊंगा। मनोज ने कहा, मन्नू बेटा, हम ये तो जान गए कि तुम एक बड़े वकील बन गए हो, पर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम हमें इंसाफ कैसे दिलवाओगे। ना तो हमारे नाम पर वो घर है और ना ही उन लोगों की अत्याचार का कोई सबूत, फिर तुम उनके गुनाह साबित कैसे करोगे। लक्ष्मी काकी ने कहा, आप वह सारी चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए काकी, और अब से आप लोग यहीं रहेंगे और फिर यहीं से सीधे अपने घर जाएंगे। मनोज ने कहा, एक अपना बेटा है जिसे हमारे साथ क्या नहीं किया, और एक ये है जिससे खून का कोई संबंध नहीं, पर फिर भी हमारे लिए इतना कर रहा है। एक ही साथ दोनों बच्चे बड़े हुए, पर देखो दोनों में कितना फर्क है, रमेश जी ने नम आंखों से कहा। उसके बाद मनोज अपने काम में लग गया। मनोज ने पूरे जोरों शोरों से रवि और प्रभा की छानबीन शुरू कर दी, और एक दिन वो जाकर लक्ष्मी जी और रमेश जी से कहता है, काकी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आप लोगों की मदद नहीं कर सकता, और आप लोग जहाँ रह रहे थे वहीं वापस चले जाइए। पर बेटा, ये अचानक से क्या हो गया? रमेश जी ने पूछा। कुछ नहीं काका, आप लोग अपना सामान लीजिए और निकलिए यहाँ से, मनोज ने कहा। दोनों पति पत्नी रोते रोते मनोज के घर से बाहर निकल रहे थे, और उनकी बेबसी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। जब दोनों बाहर निकल रहे थे तब उन्होंने देखा कि पुलिस रवि के घर के बाहर खड़ी है, और वो रवि और प्रभा को गिरफ्तार करके ले जा रही है। रमेश और लक्ष्मी जी को अपने सामने खड़ा देख रवि कहता है, ये मेरा घर नहीं है, इनका है, ये सारा सामान भी इनका है, आप इन्हें पकड़िए। माँ पापा, आप लोग कहो ना, ये घर आपका है, मैंने धोखे से हथियार लिया था आप लोगों से। दोनों आवाज से ये दृश्य देख रहे थे, पर शायद समझ नहीं पा रहे थे। इससे पहले रमेश जी और लक्ष्मी जी कुछ कह पाते, पीछे से मनोज जाकर कहता है, बेशक ये घर इनका ही है, और जैसे उसने कहा धोखे से उसने हड़प लिया था, और तभी से ही काला धंधा भी इन्होंने शुरू कर दिया था। काका काकी, रवि को जुए में काफी नुकसान हो गया था, जिसकी भरपाई करने के लिए इसने गलत रास्ता चुना। ये हथियारों की तस्करी करता है, और इसकी पत्नी इसके बॉस की ही बेटी है। मैंने इसकी पूरी जन्म पत्री निकाल ली है, और उसके धंधे का पता लगाकर हर एक सबूत पेश किया है। अब ये रवि तो लंबा अंदर जाएगा, और इसकी सारी कमाई सीज कर दी जाएगी, इसलिए अब ये कभी बाहर बिना अपनी सजा काटे नहीं आ पाएगा। मैंने ये भी साबित कर दिया है, ये घर आपका है और उसने धोखे से लिया है, तो अब ये घर आपके पास फिर से वापस आ जाएगा। बस इस दस्तखत के बाद आप लोग पहले जैसे रह रहे थे फिर से वैसे ही रहने लगेंगे, इसलिए मैंने आप लोगों से कहा जैसे पहले रहते थे वहीं वापस चले जाइए। मन्नू बेटा, आज मुझे सच में लग रहा है भगवान है, हमने तो उस झोपड़ी में ही अपनी पूरी उम्र बिताने की सोच ली थी, पर पता नहीं तुम कहाँ से आ गए हमें सहारा देने। रुको, एक और ज़रूरी काम करके आती हूँ। ये कहकर लक्ष्मी जी रवि के पास जाती हैं, उसमें कई थप्पड़ लगाकर कहती हैं, वैसे मैं नहीं चाहती कि तू कभी रिहा हो, पर जो कभी रिहा हो भी गया तो हमारे पास भूल से भी मत आना, वरना जिन हथियारों की तस्करी तू करता है वही हथियार तुझ पर चला दूंगी। चला जा मेरी नजरों से दूर, आज से तेरे माँ बाप तेरे लिए मर चुके हैं। भगवान तुझ जैसी औलाद किसी को ना दे। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इसको, इसके खिलाफ गवाही मैं खुद दूंगी। ये शायद इतिहास रचा जाएगा कि एक माँ खुद अपने बेटे को सलाखों के पीछे भेजेगी। उसके बाद पुलिस उन्हें लेकर चली जाती है। रवि अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगता रहा, अपने माता पिता के पैरों में गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन लक्ष्मी जी और रमेश जी ने उसे माफ़ नहीं किया। रमेश जी और लक्ष्मी जी ने खुद अपने बेटे के खिलाफ अदालत में गवाही दी और दोनों को कई साल की सजा हुई। इधर मनोज ही लक्ष्मी जी और रमेश जी के बुढ़ापे का सहारा बना। उनकी दवा गोली से लेकर सारा खर्चा
खाने पीने का ध्यान सब कुछ मनोज ही रखता था। अपने आखिरी वक्त में लक्ष्मी जी और रमेश जी अपनी पूरी जायदाद मनोज के नाम करने वाले थे, लेकिन मनोज ने सिर्फ उनका आशीर्वाद लेकर उनकी सारी जायदाद वृद्ध आश्रम के नाम करवा दी और खुशी खुशी अपने काका काकी की सेवा करने लगा।